हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज हम इकॉनमी स्टार्ट करने वाले हैं। सो इकॉनमी में सबसे पहले 20 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये टोटल 20 क्वेश्चन है, जहां हम सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बताया भी था, मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। सो मंडे एंड ट्यूसडे यानी आज और कल मॉनेटरी पॉलिसी चलेगी। वेडनेसडे एंड थर्सडे को आपको शाम को 6 बजे आपको फिजिकल पॉलिसी पर पीवाईक्यूज और उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तरीका बहुत सिंपल है। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिल जाए ना। जैसे कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन ना दोनों दोनों भाषाओं में आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेप वन है कि आप क्वेश्चन जैसे ही मैं खोलूँगा, आप उस वीडियो को पॉज करोगे, क्योंकि मैं बार बार 3-4 सेकंड का टाइम नहीं दे सकता। तो आप वीडियो को पॉज करोगे, आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एनालाइज करोगे। जो भी आपकी मेमोरी में उस, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, आरबीआई के कुछ भी क्वेश्चन में लिखा होगा, उस कीवर्ड्स के बारे में आप जितना भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है, आप उसके बारे में थोड़ा सोचोगे। ठीक है, देन यू विल प्ले द वीडियो। वीडियो को देखो, फिर वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी स्टेप को रिपीट करो। आई होप आई एम क्लियर। अगर आप ये करते हो, आई विल गारंटी यू कि जब तक हम इकॉनमी ख़त्म करेंगे, इकॉनमी आपको रट चुकी होगी। आपको इकॉनमी बस एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी दूसरा करने की, कोई भी दूसरा सोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सब कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल देर आर अप्रॉक्सीमेटली 44 क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को मिला के। ठीक है, जब हम इन दोनों के क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको 25 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि वो जो पेड ग्रुप की बात थी ना, उसमें मिल जाएगा आपको। ओके, सो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को। सो डोंट वरी, एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, अगेन पॉज करो वीडियो को, थोड़ा एनालाइज करो और सोचो। नाउ बैक करते हैं। अब देखो, समझो। क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द आरबीआई। ठीक है, इनकम ऑफ द आरबीआई की बात हो रही है, आरबीआई के इनकम साइड की बात हो रही है। क्या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्या ये इनकम आरबीआई के सोर्स है? क्या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, क्या ये है? पेंशन फंड मैनेजमेंट, लीडिंग लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, क्या आरबीआई निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी को ऋण देता है, लोन देता है? सो अगर मैं इन चार ऑप्शन में ही देखूं, पांचवा ऑप्शन देखो कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि हमें पता है पीवाईक्यूज है, तो हमें पता है कि यार कंट्रोवर्शियल ऑप्शन था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं बाद में। ठीक है, इस पर पहले फोकस करो आप। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। इस पर पहले फोकस करो। नाउ यू विल फाइंड कि यार पहला दूसरा ऑप्शन तो दोनों सेम सेम ही है लगभग। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय और सेल करना है, फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करना है। और हमें पता है कि यार आरबीआई के एसेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, फॉरेन करेंसी भी होती है, गोल्ड्स भी होता है, हमें पता है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ चलो ठीक है, 1 एंड 2 मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे आओ। ठीक है, पेंशन फंड फंड मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब पेंशन फंड मैनेजमेंट कौन करेगा? पीएफआरडी करेगा, है ना। ये आरबीआई का काम तो नहीं होगा। चलो बाहर में जाए, आरबीआई से भी होता तब उसका भी काम नहीं होता। सबसे पहला जो लाइकली होगा वो पीएफआरडी होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये तीसरा ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। तीसरा मुझे जहां दिखेगा मैं उसे काट दूंगा। ठीक है, तीसरा, सो बी नहीं हो सकता। जस्ट अ मिनट। सो बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता इसका आंसर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। नाउ अब जो पूरा मुद्दा बैठा है वो ये बैठा है कि यार फिफ्थ जो ऑप्शन है, क्या वो इसका आंसर होगा या नहीं होगा। तो देखो, यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रिंटिंग एक जो टर्म होता है, सेन्योरेज। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने, ये सिक्का दिख रहा है आपको, चलो सिक्का छोड़ो, नोट छापती है आरबीआई। ठीक है, ये नोट है, ये गांधी जी बने हुए हैं, आई एम सॉरी। ओके, ये नोट आप आरबीआई ने पब्लिश करा। ये पब्लिश हुआ, मान लो 1 रुपये उसकी लागत गई। बट आरबीआई ये जो नोट जारी कर रही है 100 रुपये का नोट है। ठीक है, इसका जो डिफरेंस कितना हुआ? 99। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 99। सो 99 कहाँ गया? ये तो आरबीआई का प्रॉफिट है ना एक तरीके से। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का नोट था, 1 रुपये की लागत में बना। आरबीआई ने आगे जो प्रोवाइड किया है वो तो 100 रुपये की वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर प्रोवाइड किया है। सो वी कैन से यार ये होना चाहिए, बट यूपीएससी ने नहीं माना है, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट कंसिडर दिस।
तो आंसर हमारा ए है। आई होप दिस इज क्लियर। सो एटलीस्ट आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमें हर एक ऑप्शन में थोड़ा खेलना पड़ेगा। क्या चल ठीक है यार, पी एफ आर डी तो नहीं होना चाहिए तो इसे हटा दो, है ना। सो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आई होप आप खुद से भी जब कवर करोगे ना, पहला क्वेश्चन आप जब देख रहे हो, रीडिंग कर रहे हो खुद से, दूसरा क्वेश्चन की रीडिंग करोगे, तो थोड़ा इस एंगल से थोड़ा सोचो कि यार ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उनको पकड़ना है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इस वीडियो का उद्देश्य ये भी है कि यार कोई भी टॉपिक है अगर वो बियॉन्ड नॉलेज आ जाता है तो वहाँ पर हम कैसे निकल सकते हैं, उन ऑप्शंस को कैसे निकल सकते हैं। अब हर एक ऑप्शन तो कोई कोई भी इंसान पढ़ने नहीं बैठ रहा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, आप एक बार पॉज करके पढ़ लो, हिंदी वाला पढ़ लेना। नाउ RBI mandates all the listed companies to submit business responsibility and sustainability report। चलो ठीक है, कीवर्ड हम देख रहे हैं कीवर्ड क्या है। ओके इस ऑप्शन में सबसे पहला है RBI, एक कीवर्ड है। दूसरा है ऑल द लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है, टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, वेन आप कभी भी जिंदगी में कभी भी यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है, चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो, एक हैबिट डाल लो, ऐसे कीवर्ड्स को हमेशा हाईलाइट करते रहोगे। ठीक है, इससे क्या होता है ना, बहुत स्पेसिफिक जाता है कि यार यहाँ पर हो सकता है कुछ गलती हो सकती है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स अ डिस्क्लोजर द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार इस ऑप्शन को एनालाइज करो, सोचो। ये बोल रहा है कि यार बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है कुछ, और वो जो है वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, और उसको जो है वो मैंडेट कौन कर रहा है, RBI मैंडेट कर रहा है। किसके लिए, ऑल लिस्टेड कंपनीज के लिए। चार बातें लिखी हुई हैं इस क्वेश्चन में। अब सोच के देखो यार नॉन फाइनेंशियल नेचर कैसा होगा। नॉन फाइनेंशियल नेचर कैसा हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो सकती है, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस की बात हो सकती है। ओके ना, इन्वायरमेंट की बात हो सकती है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वाला कीवर्ड आ गया, है ना। अब कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई भी बिजनेस है वो सस्टेनेबल चीज़ों में उलझा हुआ है, कुछ उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आ रही है। तो क्या ये सेबी करेगा, सोच के देखो, या फिर RBI करेगा। दूसरा, अगर RBI भी करेगा तो क्या ये ऑल द लिस्टेड कंपनीज के लिए होगा, ये भी आपको समझने वाली बात है। तो ठीक है, तो ये बात आप समझ लो। यहाँ पर दो गड्ढे हैं इस ऑप्शन में। पहला है ये कि यार RBI नहीं करता, इसे करता है सेबी। ठीक है, और ये जो लिस्टेड कंपनीज वाली बात है ना, यहाँ पर समझने वाली बात है। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ठीक है, पहला गलत हो गया और बोथ चले गए। अच्छा, जिस भी ऑप्शन में अगर आप जाते हो वहाँ पर दो ऑप्शन ही बचते हैं आपके पास। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया, आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन में से कुछ चूज करना है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ओके, नाउ अब हम कह रहे हैं कि यार BRSR जो है ना वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, तो ये ऑब्वियसली सही लग रहा है क्योंकि यार अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। मैंने आपको बताया ESG, है ना, एम्प्लॉयमेंट, ये जो ESG रिफॉर्म्स हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो गई, वो कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड हो रहा है, तो हो सकता है ये सही हो, और चांसेस भी यही है और आंसर भी यही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन वी विल कंटिन्यू। नाउ ओके, क्वेश्चन है डिजिटल रुपी से रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। अगेन हम हाईलाइट करते रहेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो। पहला है द सोवरेन करेंसी, जस्ट अ मिनट, सोवरेन करेंसी इशूड बाय RBI इज इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। क्या जो सोवरेन करेंसी जो RBI इशू करता है ना वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से अलाइंड है, ऐसी बात कर रहा है। बहुत जनरल सी बात है, आगे देखते हैं। इट अपियर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द RBI के बैलेंस शीट पर। अब देखो, सोच के देखो, एक हमें कीवर्ड मिल गया लायबिलिटी वाला, एंड जो ये जो पहला क्वेश्चन था हमने कहीं ना कहीं RBI के एसेट साइड की बात की थी, ये वाली चीज़ है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम एसेट साइड, आप समझ रहे हो। तो
दो कीवर्ड्स आपको देखने को मिल गए आरबीआई से रिलेटेड, कि आरबीआई के एसेट साइड आपको पता होने चाहिए। और जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कवर कर लेंगे ना पूरा ख़त्म, तब मैं इन चीज़ों को आराम से आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, पूरा आपको पूरा पढ़ाऊँगा वापस से, ताकि ये चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए। ओके, सो एसेट साइड आपको देखने को मिल सकता है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। दूसरा क्या है यार, कि लायबिलिटी वाली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। नाउ इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, अब समझते हैं, इन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। हमें नहीं पता डिजिटल रुपी किस खेत की मूली है, हमें नहीं पता। नाउ जो सपोज करते हैं कि पहला है कि यार इट इज़ अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। कि आरबीआई एक सोवरेन करेंसी इशू कर रहा है, जैसे कि 100 रुपये का नोट होता है। ठीक है, ना अज्यूम करते हैं 100 रुपये का नोट, हमें नहीं पता क्या है, 100 रुपये का नोट है, उसे डिजिटली इशू कर दिया आरबीआई ने। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो उसकी जो क्वालिटीज होंगी जो आरबीआई ने इशू करा है, वो भी कहीं ना कहीं 100 रुपये जैसी होंगी। ठीक है, अब नाउ थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या 100 रुपये का नोट जो धारक को आरबीआई प्रोवाइड करता है, क्या वो महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं ना शायद उसे, तो क्या उससे वो लिंक्ड होता है? अगर महंगाई होगी तो क्या 100 रुपये के नोट की वैल्यू 107 थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो सेम रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ जो 100 रुपये का नोट है, वो महंगाई में भी उसकी वैल्यू 100 रुपये ही है, और सस्ते मध्य में भी उसकी वैल्यू 100 रुपये ही है। वो बात अलग है, 100 रुपये में महंगाई में कुछ सामान आता है, और जब मंदी चल रही होती है तो सामान थोड़ा और ज़्यादा आ जाता है। इतना हम कह सकते हैं। तो यानी थर्ड ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, कि यार अगर कोई ऐसी सोवरेन करेंसी है जो 100 रुपये के नोट जैसी है, वो आरबीआई इशू कर रहा है, अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ यार 1 और 3 साथ में नहीं जाएंगे। इज इज क्लियर? 1 और 3 साथ में नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। ना अब अगेन, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है? तो हमें देखने को मिल रहा है यार कि इस वाले ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन, यानी सेकंड तो सही है। इट अपीयर्स एज लायबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। अब आरबीआई के बैलेंस शीट में आ रही है नहीं कि आरबीआई ही इशू कर रहा होगा, तो यानी पहला भी सही होगा, तो पहला भी सही होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें ऑप्शन में से अब चूज करना है। फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, अब अगर आरबीआई कुछ चीज़ें इशू कर रहा है, वो सोवरेन करेंसी भी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से अलाइंड भी है, वो आरबीआई के लायबिलिटी साइड में भी आती है, मतलब 100 रुपये के नोट जैसी ही है, हमने एग्जाम्पल लिया था, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल भी होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है यार कि 100 रुपये का नोट मैं लेके जाऊँ डिजिटल रुपी वाला, ठीक है, ई रुपी मान लो, ई रुपी अलग है वैसे। देखो एक बात याद रखना, ई रुपी अलग है और ई रुपी अलग है। इसमें जो भी हम बैंकिंग पढ़ेंगे ना, तब हम इन सब के बीच में डिफरेंसेस समझ लेंगे। खैर, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इट्स अ फ्रीली कन्वर्टेबल, ये वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा और नकद की विरुद्ध स्वतंत्र रूप से प्रवर्तनीय है, तो ऑब्वियसली होगी यार प्रवर्तनीय। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? यस, डी, 1, 2 एंड 4। आप इसको एक बार रीड कर लो। डन। क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। अब अगर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको नहीं पता, आपने पहले से नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो ये आपको दिक्कत दे सकती है। ठीक है, कि भैया आरबीआई का कुछ कुछ तो है आरबीआई का जिसे हम स्टेरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, पहला है ऑप्शन कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स। तीसरा है डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ एनबीएफसीज, एनबीएफआई जो भी है। अब इन चारों में ही अगर हमें स्टेरलाइजेशन नहीं पता है, तो हमें नहीं पता होगा कि यार इन चारों में इसका आंसर क्या हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो प्योरली नॉलेज बेस्ड आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो आंसर 1 है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जस्ट सपोज करो, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट सपोज करो ये आरबीआई है। ठीक है, ये आरबीआई है, ये बैठे हैं हमारे गवर्नर साहब। नाउ इनको दिख रहा है यार कि इकोनॉमी में अभी इस तरीके से हाल चल रहा है कि जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं ना, वो अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं। ठीक है,
वो बॉन्ड इशू करा, उन्होंने सब कुछ करा, बट लोग उसको ले नहीं रहे। ठीक है, सही बात है। ये क्या करेंगे, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड होगा ना, क्योंकि लोग गवर्नमेंट बॉन्ड ले रहे हैं इसलिए वो कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं लेंगे। अब सोच समझ के देखो दोनों में अंतर क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं। चलो डेप्थ में बात कर लेते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। अब समझते हैं इसके डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड हो गया यार जो, मान लो कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी, चलो वो सब निकाल रहे हैं, ठीक है। जस्ट सपोज करो कॉर्पोरेशन है कोई अंबानी जी की या अमूल की है, तो वो अपना बॉन्ड निकाल रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा, तभी लोग खरीदेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान के चांसेस होंगे। ठीक है, नुकसान के चांसेस होंगे। बट गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, सेफर होता है, ठीक है, इसलिए लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। उसमें प्रॉफिट भले ही कम मिलता है बट सेफ्टी की वजह से लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में यील्ड ज़्यादा मिलने लगे, यील्ड ज़्यादा मिलने लगे, यील्ड क्या होती है आपको समझा दूंगा अभी। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में मुनाफा ज़्यादा होने लगे, यील्ड को मतलब मुनाफा मान लो, अभी मुनाफा ज़्यादा होने लगे, तो मैं कह सकता हूँ लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को ही खरीदेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड को नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या करता है आरबीआई, आरबीआई कुछ जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको बाय भी कर सकता है और उनको सेल भी कर सकता है मार्केट में। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए ही जो कीवर्ड यूज किया गया है वो है स्टेरलाइजेशन। ठीक है, अच्छा यील्ड क्या है समझो, 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, आपको एक साल बाद उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो है 8 रुपए का, 8% के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा वो 108 की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ये है बबलू और ये है पिंटू। बबलू भैया है, पिंटू भैया है। बबलू भैया बोलते हैं कि यार 100 रुपये ले लो, एक साल बाद मुझे 108 दे देना। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट सपोज करो एक सिंपल से इकॉनमी चल रही है, 100 रुपये ले लो आज, 108 दे दो, 108 दे दो एक साल बाद, 1 ईयर के बाद। सेम हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, ये है, हम हैं आम नागरिक। गवर्नमेंट ने हमको बॉन्ड दिया 100 रुपये का, हमने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए, सीधी बात है। एक साल के बाद गवर्नमेंट कह रही है तुम हमको बॉन्ड वापस कर देना और हमसे ले लेना 108 रुपये। ठीक है, सेम 100 रुपये का बॉन्ड, तो हमें क्या हुआ, +8% का यील्ड मिला। ठीक है, अब यील्ड कैसे वेरी करता है, जस्ट सपोज करो, अब बॉन्ड क्या मैं दूसरे ग्राहक को भेज सकता हूँ। जस्ट सपोज करो ये है ए बंदा, इस बंदे ने बी बंदे को आगे भेज दिया 105 रुपये में। तो अब 105 रुपये वाला जो बंदा है वो आगे जाके वही गवर्नमेंट बॉन्ड को आगे गवर्नमेंट को ही बेचेगा, ऐसा तो है नहीं। सेम बॉन्ड है जो बैंक ने इशू कराया है, गवर्नमेंट ने इशू कराया है बेसिकली 100 रुपये का। ठीक है, इस पे 108 मिलने हैं एक साल बाद, ध्यान सुनना। ये बंदा एक बंदे के पास गया, फर्स्ट पर्सन के पास गया, फर्स्ट पर्सन को ये मिला 100 रुपये का, फर्स्ट पर्सन ने इसको दे दिया बी वाले बंदे को, ये मिलेगा इसे 105 रुपये का। 105 रुपये जो उसे इसको दिए इसने 105 रुपये, इससे ले लिया बॉन्ड, ठीक है, 100 रुपये वाला। ये बाद में जाके एक साल बाद 108 ले लेगा। ठीक है, तो इसको जो फ़ायदा होगा वो कितने का मिलेगा, इसको जो फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का होगा। अगर ये इसे बेचता नहीं और इसे वापस गवर्नमेंट को देता तो इसे 8 रुपये का फ़ायदा होता, बट किसी भी कारणवश इसे बेचना पड़ गया तो इसे फ़ायदा कितने का हुआ, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का, इसे हुआ 3 रुपये का। तो मैं कह सकता हूँ अगर बॉन्ड का इनिशियल प्राइस बढ़ेगा किसी भी कारण से तो उसका यील्ड क्या होगा, कम होगा, कह सकता हूँ। इस पर क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे, दूसरे टॉपिक्स पे भी देखने को मिलेंगे, तो हम उन पे बात करते रहेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और डेप्थ में हम बात करेंगे आगे जब वीडियो एंड होगी कल, तो हम बात करेंगे पूरा मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको एक बार वापस से कवर करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो आप, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना।
नाउ क्वेश्चन बोलता है कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। ये बोल रहा है भाई कि पोस्ट पैंडेमिक मतलब 2020, पैंडेमिक कब हुआ था, कोरोना पैंडेमिक की बात हो रही है, 2020 के बाद से मैनी सेंट्रल बैंक्स, अब हांगकांग की सेंट्रल बैंक हो, चाइना की हो, रशिया की हो, यूएसए की हो, उससे मतलब नहीं है, दुनिया की बहुत सारी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। अब ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, दुनिया में भाई 150 से ऊपर सेंट्रल बैंक तो होंगी कम से कम। ये बोल रहा है मैनी, अब मैनी कितना हो सकता है, 10 भी मैनी हो सकता है ऑब्वियसली। मैं कह रहा हूँ 10 ने सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया और 140 ने क्या कर दिया, कम। क्या इस बात पे कोई लॉजिक है? ये इस पे हमें कुछ पढ़ने वाली ज़रूरत है नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार पहली स्टेटमेंट तो सही हो ही हो सकती है, इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता। दिस इज करेक्ट। जैसे ही मैं स्टेटमेंट 1 को करेक्ट करता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर डी तो नहीं हो सकता। जस्ट अ मिनट, व्हाट इज दिस, इसका आंसर डी तो नहीं हो सकता। ये मैं कह सकता हूँ, या तो दोनों करेक्ट होंगी, या तो दोनों करेक्ट होंगी, या फिर दोनों करेक्ट नहीं होंगी। दूसरी वाली करेक्ट होगी, दूसरी वाली करेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट पहली वाली तो करेक्ट होगी ही होगी। जस्ट अ मिनट, मुझे मेरे पेन की बैटरी डेड हो गई है, सो मैं आपको बस जस्ट एक्सप्लेन करूंगा हाथ से, ओके, ध्यान सुनते रहना। सो मैं कह सकता हूँ कि यार जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही होगा, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स हैव कैरीड आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ओके। दूसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक generally assumes that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means, okay। ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आरबीआई है, ये एज्यूम करती है कि वी हैव द एबिलिटी कि हम जो राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इन सबको कंट्रोल कर लेंगे। तो ऑब्वियसली भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या बाहर चूल्हे में बनाने को बैठी है, उसका काम ही यही है ना। सो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। अब सवाल ये है, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है या नहीं? इसका जो तरीका होता है ना ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो ये होता है क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, क्या सबसे पहले ये चेक करो सेम थीम पर बेस्ड है या नहीं। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं, इन द पोस्ट पेंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है सेंट्रल बैंक ने, कैसे बढ़ाया होगा, मॉनेटरी पॉलिसी से ही बढ़ाया होगा, ये हमें पता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मींस, लिखा है। सो वी कैन से स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। जस्ट अ मिनट, पेन थोड़ा चार्ज हो गया होगा, आंसर इसका 1 होगा, ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, रीड करो, ओके। क्वेश्चन 6, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स with existing external commercial borrowings. Question number 3, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with the external commercial borrowing. अब ये दो क्वेश्चन है, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, ये अपने आप में दो क्वेश्चन है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा यार कि डिवेल्यूएशन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सब में लिंक क्या होता है, प्लस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और यूएस फेडरल रिजर्व में क्या लिंक है। देखो, कल जब वीडियो अपलोड होगी, एक बात समझ लो, कल आपने अगर मेरे साथ रहे कल तक, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेशन, रीर, नीर, इस टाइप के जो कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिवेल्यूएशन पे क्या असर पड़ेगा, यूएस फेडरल रिजर्व, अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, कम करेगा, कुछ भी करेगा। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता, दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। अगर कल तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आई विल जस्ट, मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, दिस इज माई गारंटी।
ठीक है, इतने अच्छे से आई विल कवर, दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी, डोंट वरी। बट प्लीज़ कल तक थोड़ा सब्र करो, कल जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे तो उसके बाद ही इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। हालांकि इसका अगर हम क्वेश्चन देखने को बैठते हैं तो इसका पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। सेकेंड स्टेटमेंट, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग ईसीबी, सो ये भी सही होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी। ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। अभी क्यों होगा गलत, कैसे होगा, ये हम बात करेंगे कल वीडियो के एंड में, जब मॉनेटरी पॉलिसी और सारे बेसिक्स को बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर कर लेंगे हम। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, कल हम इसे वापस डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो आप। नाउ विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा। अगर रुपए डेप्रिशिएट, अगेन आ गया ना, मैंने भी जस्ट बताया, डेप्रिशिएटिंग हो गया, एप्रिशिएटिंग होगा, ये सारे कीवर्ड्स हम अच्छे से कवर कर लेंगे, डोंट वरी। खैर अभी समझो, अगर रुपए डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, यानी रुपए की वैल्यू है वो कम हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स को सेल करेगा मार्केट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, अगर यूएसए और ईयू में जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो कम होंगे तो आरबीआई डॉलर्स बाय करेगा। अगेन सेम क्वेश्चन पिछला वाले की तरह, हम इसको आज डिस्कस कर सकते हैं करने को, बट मैं चाहता हूँ कि यार मॉनेटरी पॉलिसी के बाद कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं चलो इस पर समझा देता हूँ एक बार आपको, कल डेप्थ में बात कर लेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। सोचो, जस्ट अ मिनट, ओके, ये है मार्केट, ओके। यहाँ पर आपको एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, ठीक है, कैडबरी की। अभी कैडबरी चॉकलेट है ना, ये 100 रुपए की है, बट बहुत सारे लोग हैं आपके पास, ठीक है, ये 3 लोग हैं, ये बोलता है यार आप मुझे 101 रुपए की दे दो, ये बोलता है आप मुझे 105 की दो, ये बोलता है मुझे 150 रुपए की दो। तो मैं कह सकता हूँ कि यार कैडबरी की जो चॉकलेट है उसका दाम बढ़ गया, एक तरीके से 150 तक पहुँच गया, क्योंकि लोगों के पास क्या है, पैसा ज़्यादा है। अब अगर ऐसे में, इसी को कहते हैं महंगाई, महंगाई आ गई, चीज़ों के दाम बढ़ गए, ऐसे में क्या होगा, अगर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा, आरबीआई छोड़ो मुझे भी इंटरवीन करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, यार लोगों के पास पैसा कम होना चाहिए, मैं यही तो बोलूँगा। नाउ अब आरबीआई है एक बॉडी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, शेयर्स, इन सब में खेलता है, इनको इशू करता है, बाय करता है, परचेज करता है और सेल भी करता है, ठीक है, हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। इसके अलावा अब देखो आरबीआई या गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, हमने अभी जस्ट देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड होगा, उसे बॉन्ड समझ लो, एक कागज़ का टुकड़ा, आपने 100 रुपये दिए, ये खरीद लिया, आपको बाद में 108 मिल जाएंगे, यही तो तरीका है। अब अगर आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करेगा तो आरबीआई कह रहा है ये लो बॉन्ड तुम रख लो, मुझे 100 रुपये दे दो, यही तो है। तो यानी कि आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करे तो जाके रुपया क्या हुआ, मार्केट से गायब हुआ, है ना। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, यहाँ पर सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत होगा। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब ये जो दो स्टेटमेंट है, ये अप्रिशिएटिंग और ये यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे खेलता है, इन पर हम बात करेंगे कल, ठीक है। ट्रस्ट मी, मतलब मैं एक लय के साथ चलना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसे अभी करवा दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी कल तक आते आते, और कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो खिचड़ी नहीं खाते, बिरयानी खाते हैं, कल तक वेट कर लो आप प्लीज़, ओके। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ना, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सेंट्रल बैंक द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। भाई मैंने पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मुझे ये दूसरी स्टेटमेंट नहीं मिली आज तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आरबीआई के बारे में लिखा हो। ऑब्वियसली काट दो, देखते ही काट दो,
आंसर आ गया। अपनी नॉलेज को आप बैक करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। खैर, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस नहीं है, किस में है? आरबीआई एक्ट में है। अच्छा, आरबीआई एक्ट कब आया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ मुझे, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें जितने जिसका आंसर सही होता जाएगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। सही बात है, ठीक है। अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जब हम आरबीआई के चैप्टर को कवर करेंगे पीवाईक्यू से, तब हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो आरबीआई पे जाना कोई सेंस नहीं बनाता। ऐसे ही गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्राइव्स हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। सही बात है, जस्ट ऊपर देखा हमने। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो ना। मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ये समझो। तो increase in the CRR in the banks, increase in the SLR in the banks, increase in the banking habit, increase in the population। देखो यार, अगर हम डी वाले ऑप्शन को देखो, क्या जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा? मनी मल्टीप्लायर हमें नहीं पता, भाड़ में जाए, क्या मनी बढ़ जाएगा? ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से ये तो नहीं पॉसिबल है। जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो क्या करेगा, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीज इन द SLR CRR, इंक्रीज इन द SLR। अगर आपको पता होगा तो, या नहीं भी पता तो थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ, कल डेप्थ में बात कर लेंगे। ये है बैंक, ठीक है। अब बैंक के पास पैसा आता है कहाँ से? ये है कस्टमर से। कस्टमर से पैसा आएगा, कस्टमर डिपॉजिट भी करेगा, कस्टमर वापस लोन्स भी निकाल लेगा, ठीक है। अब उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उसमें, उस खिचड़ी में नहीं जाते। बहुत सिंपल सी बात है। ये है मैं हूँ अमन, ठीक है। अमन ने बोला कि भाई कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, 100 रुपये डिपॉजिट करेंगे। बाद में कोई बबलू आया, बबलू भैया बोलते हैं भाई हमें लोन चाहिए, तो 50 रुपये लोन दे दो, 500 रुपये का लोन दे दो, ठीक है। तो सपोज करो कि बैंक के पास 100 रुपये ही हैं, तो क्या वो 500 का लोन दे सकता है? ठीक है। अब अगर 500 का लोन दे दिया है, तो कल को अगर अमन भैया आते हैं वापस पैसा मांगने, और बैंक के पास तो उल्टा माइनस में चल रही है, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा? क्या मना कर सकता है अमन यादव को कि भैया हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते, अभी हमने लोन में दे रखा है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैंक भी कहीं ना कहीं सिस्टम से बंधा हुआ है। तो इस पूरी सिचुएशन में इसको बेसिकली कहते हैं बैंक रन, एक टर्म कीवर्ड है, ठीक। इस पूरी सिचुएशन में क्या होता है कि आरबीआई कहता है कि बाबू एक काम करो, तुम कुछ पैसा जमा करो एज अ SLR, कुछ पैसा जमा करो CRR के फॉर्म में, ठीक है। सो CRR और SLR, अब कौन सा 40% होता है, कौन सा 18% हो सकता है, किस में कितनी लिमिट होती है, कौन सा कितना हो सकता है, वो सब डेप्थ में बात कर हो जाएगी कल, ठीक। इतना समझ लो कि आरबीआई मैंडेट करता है कि यार हर बैंक को, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो चाहे NBFCs हो, कि आप कुछ कुछ पैसा जमा करोगे, ठीक है। अब वो सब पे वेरी कर सकता है, बट अगर हम बात करें नॉर्मली तो CRR और SLR आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समझो इस बात को, मनी मल्टीप्लायर क्या है? कुछ मनी है जो लोगों के हाथ में, हम ऐसा मान लेते हैं, हमें नहीं पता मनी मल्टीप्लायर क्या है, हम उसे कल देखेंगे। बट अगर कुछ ऐसा है कि लोगों के हाथ में है, तो मैं कह सकता हूँ, इतना इतना बेसिक सा मैं अपने आप में अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यार मनी हाथ में होगा, और अगर लोग, आरबीआई से कह रहा है कुछ पैसा इकट्ठा करके अलग रख दो, ठीक है, उसको यूज़ मत करना, और ये बढ़ाने को बोल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये तो कम होगा होगा इस पे यानी ये जो चीज़ है, ये अगर डिक्रीज होती तो ठीक था इसका आंसर, ये भी डिक्रीज होती तो भी ठीक था इसका आंसर, तो ये दो भी नहीं हो सकते। आंसर क्या है इसका? ये सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्लीज इसको एक बार देख लो। ओके, नाउ सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, नाउ lending to the trade and industrial bodies when they fail to borrow from other sources, providing liquidity to the bank having a temporary crisis, lending to government to finance budgetary deficits, etc.
यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब भी सेंट्रल बैंक के को लेकर कुछ भी कीवर्ड आता है, जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सो बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई जो है, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है किसका? सिर्फ और सिर्फ बैंक्स का। ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा होता, सरकार लिखा होता, तब भी इसका आंसर गलत होता। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके लिए ही आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। गवर्नमेंट नहीं, काट दो। बॉडीज कुछ भी आए, इंडस्ट्री बॉडीज XYZ, काट दो। बैंक्स, यस। ठीक है, नेक्स्ट। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई क्या नहीं करेगा? ना, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? इसको ऐसे समझो यार, ये पानी की टंकी है, ठीक है, और ये एक पानी की टंकी है। तो ये दो पानी की टंकी है, इसमें पानी बहुत तेज निकल रहा है, ठीक है, ये पानी बहुत बूंदबांद निकल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यार, इसकी जो जो टोटी होगी वो टाइट होगी, इसकी जो होगी वो ढीली होगी, यानी कि आराम से इजी होगी। इसी को बोलते हैं एक्सपेंशनिस्ट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। अलग अलग नाम है, दूसरे दूसरे नाम है, ठीक है। अब जब एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो पैसा बह रहा है, बढ़िया पैसा बह रहा है मार्केट में, ठीक है। अब अगर आरबीआई ऐसा स्टांस ले रहा है, तो क्या वो एसएलआर को कम करेगा? सोच के देखो, क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को बढ़ाएगा, या वो बैंक रेट, रेपो रेट को कम करेगा? सीधी बात है, जितने भी हमारे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, खासकर क्वांटिटेटिव टूल्स होंगे, ठीक है, CRR, SLR, LTR, कुछ भी हो गया, ये सब क्या होंगे? कम होंगे। क्योंकि जब बैंक के पास पैसा एक्स्ट्रा जो बचत में रखना पड़ता है CRR SLR के फॉर्म में, हमने जस्ट अभी पीछे देखा ये वाला, जब बैंक पैसा फालतू का कम रखेगी, तभी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जा पाएगा, है ना। सो इसका आंसर पहला सही है, दूसरा सही है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है? नॉट डू, क्या नहीं करेगी? दूसरा नहीं करेगी, इसका आंसर होगा बी। ओके, नाउ इफ यू विड्रॉ, इसको हम क्वेश्चन को कल करेंगे, डोंट वरी। ओके, इसका आंसर बेसिकली होना चाहिए अनचेंज्ड। नाउ मनी मल्टीप्लाई इंक्रीज विद द, ये आप क्वेश्चन एक बार खुद से इसको आप देख लो एक बार, और मैं चाहता हूँ इसको आप एक बार वापस से अटेम्प्ट करो, खुद से करो, और मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं वापस से इसे बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्ट रिपीट है अभी क्वेश्चन, जस्ट हमने पीछे देखा है। ओके, 14th क्वेश्चन देख लिया आपने। नाउ which of the following is not the most likely measure of RBI takes to absorb the slide of Indian rupee? slide of Indian rupee का क्या मतलब है? ठीक है, समझो, ऑप्शन पढ़ो पहले। curbing imports of non-essential goods and promoting exports, encouraging Indian borders to issue rupee-denominated masala bonds, easing conditions relating to external commercial borrowing, and following an expansionary monetary policy. क्या लिखा है? Which of the following is not the most likely measure of RBI? ठीक है, आरबीआई क्या नहीं करेगा जब रुपये की वैल्यू कम हो रही होगी तो? ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करेगा, रुपये को टाइट करेगा, रुपये को पकड़ के रखेगा, ठीक है। जब हम डेप्रीशिएशन एप्रीशिएशन सबको कनेक्ट करेंगे इन्फ्लेशन से, रीड नीट से, तब ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएगी। कल समझ में आ जाएगा आपको ये सब, डोंट वरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप एक बार पढ़ लो पहले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई का स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, ठीक है। नाउ ये बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कि अगर आपको उस समय ये नॉलेज थी तो ठीक है, बट फिर भी अगर हम देखते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो एक बार। कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट शेल बी सबमिटेड टू कैग बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। यार, कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है,
पेमेंट सिस्टम का डेटा है, फॉर एग्जांपल पेटीएम की बात हो रही है, ठीक है, फ़ोनपे की बात हो रही है, ऐसे नए नए कितने होंगे? एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, है ना, जियो का खुद का एक नेटवर्क है, जियो पे। अब इसमें बहुत सारे होंगे नेटवर्क्स, क्या उन सब का कैग ने ठेका ले रखा है? सोच के देखो, कैग करेगा उसका ऑडिट? ये तो आरबीआई कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ना, वो करेगी। तो इसका आंसर तीसरा नहीं होगा। एंड इसके आई थिंक डेटा, ठीक है, ऑपरेट बाय इंडिया ओनली एंड सिस्टम सपोर्टेड बाय पीआई। इसका जो आंसर है वो 1 है, ठीक है। सेकंड भी इसका आंसर नहीं है कि द सिस्टम शेल बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। सो दिस इज नॉट द केस। खैर, ये प्योरली नॉलेज बेस्ड है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो ट्रेडिशनल हो, और ऐसा भी नहीं है ये चीज़ रिपीट होगी, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, ठीक है। कल जब हम करेंगे फिएट मनी, लीगल, सॉरी, जब हम आरबीआई पढ़ेंगे तो हम बैंकिंग पढ़ेंगे, तब फिएट मनी और लीगल टेंडर कवर कर लेंगे। बट तब भी मैं चाहता हूँ आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ओके। नाउ, लीगल टेंडर मनी क्या होता है? मनी टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, फालतू की बात। मनी विच द क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यस। 100 रुपये का नोट है, लीगल टेंडर होता है, मैं जाऊंगा दुकान वाले पे कि भैया 100 रुपये की पेप्सी दे दो, दुकान वाला मुझे मना नहीं कर सकता। दिस इज वॉट लीगल टेंडर इज, ठीक है। इस लीगल टेंडर पे एक क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में, वो आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आरबीआई मैक्सिमम कितने, जो जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स होते हैं आरबीआई इशू करता है, करेंसी नोट्स, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 का, 2000 का, पहले 1000 का चलता था, अब 2000 का, वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक के नोट कर सकता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये पीवाईक्यू है, अभी देखने को मिलेगा आगे, यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है, 1000, 10,000, 5,000 या फिर 20,000, ठीक है। मैक्सिमम किस फेस वैल्यू का जो नोट्स है वो इशू किया जा सकता है बाय आरबीआई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है CAR इज अमाउंट दैट बैंक, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, आई एम सॉरी, ओके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स मेंटेन फ्रॉम देयर ओन फंड टू एब्जॉर्ब द लॉसेस, ठीक है। दूसरा है CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। सोच के देखो, समझ के देखो, ये स्टेटमेंट कह क्या रही है? बहुत इजी स्टेटमेंट है, एलिमिनेट करना बहुत आसान है कि भाई कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कुछ रेशियो है, हमें नहीं पता क्या है, भाड़ में जाए, बट कुछ ऐसा है कि बैंक जो है वो अपने ही फंड से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए अलग रखता है, कुछ ऐसा कुछ है। इट इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, आरबीआई तो भाड़ में गया, SBI जो है वो अपना डिसाइड कर ले, ICICI अपना डिसाइड कर ले, HDFC अपना डिसाइड कर ले, पंजाब नेशनल बैंक अपना डिसाइड कर ले, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अपना डिसाइड कर ले। क्या ऐसा कुछ चल सकता है? कोई भी सिस्टम ऐसा चल सकता है कि इंडिविजुअली आप डिसाइड कर रहे हो? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो मैं कह सकता हूँ ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए, इसे हटाओ, इसे हटाओ, आपके आंसर इन दोनों में से होगा। खैर, इसका आंसर ए है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है इज द अमाउंट दैट बैंक्स मेंटेन फ्रॉम देयर ओन फंड टू एब्जॉर्ब द लॉसेस, ठीक है। इसको हम कवर करेंगे बैंकिंग में, डोंट वरी, ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। नो, आरबीआई मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी की चीज़ नहीं करता, ठीक है। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रेजरी बिल आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। मतलब ये कहने का, थर्ड स्टेटमेंट का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाने से पहले। ये बोल रहा है कि 100 रुपये का कोई बॉन्ड होगा, ठीक है, वो 100 रुपये पे ही इशू होता है, बट जो ट्रेजरी बिल जो होगा ना 100 रुपये का, उसको हम बेचेंगे 90 रुपये में, और बाद में उसे जब खरीदना होगा तो 100 रुपये में खरीद लेंगे। तो एट द एंड फायदा कितना हो गया कस्टमर को?
तो 10 रुपये का हो गया, ये कहने का मतलब है थर्ड स्टेटमेंट का। पर ठीक है, समझते हैं एक बार। पहले स्टेटमेंट क्या है? SBI RBI मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, सही बात है, पर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मैनेज नहीं करता। क्यों भाई? उनका क्या खुद का RBI है? कुछ ऐसा कुछ है? यहाँ हम कुछ सिक्योरिटीज को इशू करने की बात नहीं हो रही है, ये मैनेज की बात हो रही है। मैनेज तो करेगा ही। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया, पहला हटा दो, लास्ट हटा दो। तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा हमें देखना है। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत फॉल्स लग सकता है, बट दिस इज द रियलिटी। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किए जाते, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। हम कवर करेंगे जब हम बात करेंगे अच्छे से। तो कॉरपोरेट क्या क्या इशू कर सकता है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इशू कर सकता है। इसके अलावा जो कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी जो टर्म मनी है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, नोटिस मनी क्या होता है, इन सब पे बात होगी, डोंट वरी, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओ, फिर जैसे ही क्वेश्चन कवर होंगे तो उसके साथ के जितने भी लिंक टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे टॉपिक के एंड में, यानी कि कल। ना क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ना ओके, ध्यान से सुनना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात नहीं हो रही, कमेटी की बात हो रही है। क्लियर? इट डिसाइड्स RBI का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक है। RBI किस इंटरेस्ट रेट को फॉलो करेगा बेंचमार्क के मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को देखने के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं। कि ये 12 मेंबर बॉडी है इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ RBI, और हर साल इसे बनाया जाता है। भाई हमें नहीं पता ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है कितने मेंबर हैं, बट एटलीस्ट सोच के देखो, कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसका RBI गवर्नर है, ठीक है, 12 मेंबर बॉडी है, ठीक है, RBI गवर्नर होते हैं, और RBI के अलावा हम देखते हैं कि जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं वो भी होते हैं इसके मेंबर्स। एंड RBI जो बॉडी, ये जो गवर्नर होंगे, क्या ये इनका जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये तो हर साल नहीं बैठ रहा है, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों होनी चाहिए हर साल, है ना? हर साल गवर्नमेंट को यही काम है, ऐसा लॉजिक आप लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर। ना ये जो स्टेटमेंट है वो आपको ठीक लग रहा है, चलो ठीक है यार, यूनियन मिनिस्टर के अंदर होगा, ना इट इज़ काइंड ऑफ पॉसिबल, बट क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की चेयरमैनशिप के अंदर है? नहीं, ये किसके अंदर है? RBI गवर्नर के अंदर, ठीक है, गवर्नर ऑफ RBI के अंडर। एंड अगर हम बात करते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट कट गया, ये कटा, ये कटा, एंड दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर पहला ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक बार आप रीड कर लो फटाफट। नाउ व्हाट आर द पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR अनाउंस्ड बाय RBI। क्या RBI कुछ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट इशू करता है? वो क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। पर्पस तो छोड़ो, मतलब क्या है? टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक फॉर डिटरमाइनिंग लेंडिंग रेट्स, to ensure the availability of bank credit at interest rate that are fair to borrowers as well as banks। तो MCLR, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम बैंकिंग कवर करेंगे, ठीक है, तब हम चीज़ों को कवर कर लेंगे साथ में, ठीक है। तो इसका आंसर है 2, सॉरी बोथ 1 and 2। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एंड आप आज की क्लास से थोड़े फेमिलियर हो गए होगे। कल थोड़ी क्लास जो होगी वो थोड़ी फास्ट चलेगी, ध्यान समझना, धीरे धीरे जो स्पीड होगी वो थोड़ी और हम बढ़ाएंगे। एंड जब क्लास फास्ट चलेगी तो आपका काम क्या होगा, फटाफट पॉज करो, ठीक है, फटाफट चीज़ों को, क्वेश्चन को देखो एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो, लॉजिक लगाओ अपना, बिकॉज लॉजिक लगाना जो है ना वो चीज़ सीखना बहुत प्राइमरी है। नॉलेज ठीक है, कल आज मॉनेटरी पॉलिसी कवर करा, ठीक है, 8 तारीख को, 9 तारीख को भी मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे, बचे हुए आई थिंक 24 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी होगा वो मैं 1 घंटे में आराम से आपको बहुत डेप्थ में समझा दूंगा,
एंड आई विल मेक श्योर कि यार ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा, थोड़ा याद भी हो जाए आपको, डोंट वरी। बट एक बार जब क्वेश्चन से आप समझ जाओगे ना, क्वेश्चन से डरना छोड़ दोगे, क्वेश्चन को गो थ्रू करके बहुत अच्छे से डेप्थ में अपने अंदर बिल्कुल इंग्रेन करना सीख जाओगे, तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। क्वेश्चन हमें नहीं पता कैसे होगा कैसे होगा, बट फिर भी हम उसे सॉल्व करने की जब कोशिश करने बैठ जाते हैं ना, तो एग्जामिनेशन में भी उसकी हैबिट बन जाती है और वो भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। प्लीज़ हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।